दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला लूसेंट से। ठीक है, ये लूसेंट की हमारी टोटल 23वीं वीडियो है और आधुनिक भारत की ये तीसरी वीडियो है। इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन, और वो पढ़ा हमने पूरे डिटेल के साथ। अब इसमें भी पढ़ने वाले हम बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, जो पढ़ेंगे पूरा फुल विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। अपने पास अपनी लूसेंट की बुक रखना और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोले जाएंगे उन्हें लिखते हुए चलना। तो शुरू कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सबसे संपन्न था। देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रांत थे उसमें सबसे संपन्न कौन सा था। तो याद रखना आपका बंगाल था। बंगाल को भारत का स्वर्ग बोला जाता था। ठीक है, भारत का स्वर्ग किसका नाम है? तो बंगाल का नाम है, याद रखना। जबकि पूछा जाता सबसे उपजाऊ राज्य कौन सा था मुगलों के समय, अगर उपजाऊ राज्य पूछा जाता तो उपजाऊ के आधार पर आता पंजाब। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते। अगर पूछा सबसे संपन्न तो बंगाल, और सबसे उपजाऊ तो पंजाब था मुगलों के समय। अब शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया गया है, मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। ये जो आपका था मुर्शिद कुली खान, ये औरंगजेब के समय दीवान के पद पर था। क्लियर है, याद रखना। ये पूछा भी जाता है कौन सा बंगाल का शासक था जो औरंगजेब के समय दीवान के पद पर था। तो याद रखना मुर्शिद कुली खान। लेकिन ये स्वतंत्र तो हो जाता है, लेकिन नियमित मुगल बादशाह को कर भेजता रहता है। ठीक है, उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे अलीवर्दी खां, वो बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक होगा अलीवर्दी खां। अभी तक तो क्या है, ये अधीन है और ये नियमित कर भेजते हैं मुगलों को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी नदी के तट पर था, स्थानांतरित की थी। और इसने इजारेदारी प्रथा, जो ठेके पर लगान की प्रथा होती थी, ठेके पर लगान लेना, इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, तथा अपने कृषकों को तकादी ऋण, जो खेती के लिए अग्रिम कर्ज था, प्रदान किया था। किसकी बात हो रही है? मुर्शिद कुली खान की, जो औरंगजेब के समय दीवान के पद पर था और बंगाल का संस्थापक भी आता है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद, याद रखना, सुजाउद्दीन बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, देखो यहां पर दिए गए हैं बंगाल के टोटल नवाब। आपको याद रखना कि बंगाल में टोटल नवाब कितने हुए थे। तो बंगाल में टोटल 11 नवाब हुए। पहला मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सुजाउद्दीन जो इसका दामाद था, अयोग्य शासक था, उसके बाद सरफराज खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, फिर हो गया आपका सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, मीर कासिम, और ये फिर से आया मीर जाफर। तो कितनी बार आया मीर जाफर? 2 बार आया मीर जाफर। ठीक है, उसके बाद निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, और अंतिम कौन था? मुबारकुद्दौला। मुबारक तुमको ये बंगाल तुम्हारा अंतिम शासक है। ठीक है, 2 बार कौन बना है? मीर जाफर। और मीर जाफर से आपको एक चीज याद रखनी है कि देखो, मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध में नहीं है, प्लासी के युद्ध में तो सिराजुद्दौला है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनेगा कौन? मीर जाफर। उसके बाद फिर आपको याद रखना कि ये जो मीर जाफर होगा बक्सर के युद्ध के बाद फिर बनेगा ये। ठीक है, ना बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध के बाद। तो प्लासी के युद्ध के बाद भी और बक्सर के युद्ध के बाद भी दोनों बार कौन बनेगा? नवाब मीर जाफर बनेगा, जो 2 बार बना है। सही है, याद है तो याद रखना टोटल। अब देखते हैं जो हमारा पॉइंट दिया गया है। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। ठीक है, किसने? अलीवर्दी खान ने। जो राजस्व जो कर देते, नियमित कर देते थे, समाप्त कर देता है कौन? अलीवर्दी खान। इसी कारण अलीवर्दी खान को बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक बोला जाता है। ठीक है, बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन है? अलीवर्दी खान। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को क्या बोलते थे? भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा।
सही है, याद रखना। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां बहुत महत्वपूर्ण शासक था बंगाल का। पहले तो ये याद रखना कि ये जो अलीवर्दी खां है बंगाल का पहला कैसा शासक है, पहला स्वतंत्र शासक है। जबकि संस्थापक कौन है, संस्थापक मुर्शिद कुली खां है, लेकिन पहला स्वतंत्र जिसने मुगलों को कर देना बंद किया था। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, आपको याद रखना कि ये ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश कंपनी को मधुमक्खी का छत्ता की संज्ञा देता है कि ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी है। अगर आप इससे दूर रहोगे तो सही है, और आप अगर इसे छेड़ोगे तो ये सब आपको लिपट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका एक कथन तो ये आता है मधुमक्खी का छत्ता, एक और कथन आता है, ये ब्रिटिश कंपनी से कहता है कि तुम व्यापारी हो, क्या हो तुम व्यापारी हो, तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, ठीक है। ये अपना ब्रिटिश कंपनी को क्या कहता है कि तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, तुम्हारा किलों पर कोई अधिकार नहीं है। जो मुगल याद आ रहे, सॉरी, जो ब्रिटिश सरकार किले जीतती थी, तो एक कथन कहता है कि तुम व्यापारी हो, तुम व्यापार करो, तुम्हारा किलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। एक तो ये कथन है अलीवर्दी खां का। दूसरा मधुमक्खी के छत्ते की संज्ञा देता है। और तीसरा पॉइंट आता है पहला स्वतंत्र शासक अलीवर्दी खां, ठीक है। और इसी के समय बंगाल सबसे समृद्ध बना, जिसे क्या बोला गया, भारत का स्वर्ग बोला गया, सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा, समृद्ध बना, सही है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद कौन हुआ, सिराजुद्दौला हुआ। उस सिराजुद्दौला के समय जो घटना आती है सभी को पता है, कौन सी घटना है, 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी, जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, याद रखना, घटी। इस घटना के रचयिता जेड होलबेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन जब सुबह 146 भी देखा, सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, ठीक है। तो याद रखना कालकोठरी घटना के लिए कौन जाना जाता है, तो व्यक्ति का नाम याद रखें, सिराजुद्दौला। उसके बाद ये पूछा जाता है कालकोठरी घटना कहां पर हुई थी, तो कहना कोलकाता में हुई थी। कालकोठरी घटना का स्थान क्या था, कोलकाता में। तो कालकोठरी घटना में होता क्या है कि सिराजुद्दौला ऑर्डर देता है कि जितने भी अंग्रेजी में सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कितने पकड़े जाते हैं, 146 पकड़े जाते हैं। जब 24 घंटे के बाद वो जो कोठरी है उसे खोलते हैं, तो इसमें से कितने व्यक्ति सिर्फ जिंदा रहे, 23 व्यक्ति जिंदा रहे। और इन 23 व्यक्तियों में, ठीक है, जो जिंदा बचे हैं, ये जो व्यक्ति है होलबेल, जो इस कालकोठरी घटना का वर्णन करता है, ये उस समय उसमें शामिल था, ठीक है। तो ये वर्णन करता है और ये अपनी पूरी कहानी किसे सुनाता है, रॉबर्ट क्लाइव को सुनाता है, ठीक है। जिस कारण आपको याद रखना कि कालकोठरी घटना के बाद रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। डेट याद रखना, 9 फरवरी 1757 को एक संधि होती है जिसे कहते हैं अलीनगर की संधि, ठीक है। ये घटना होती है, अलीनगर की जो संधि होती है, ये आपकी कालकोठरी की घटना के बाद होती है, ठीक है। और इस अलीनगर की संधि के बाद अब नए युद्ध की पृष्ठभूमि बनेगी, जो युद्ध होगा आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है, 23 जून 1757, ठीक है। तो याद रखना कालकोठरी घटना के बाद कौन सी संधि होती है, अलीनगर की संधि। किस किस के बीच हुई थी, तो याद रखना बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, और जो ब्रिटिश सेना नायक था रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। कौन सी संधि, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के बाद अब घटना देखते हैं प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है ये, कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में जो चीजें आपको याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कहां पर हुआ था, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था मुर्शिदाबाद में। कहां हुआ था, मुर्शिदाबाद में। अगर नदी पूछी जाए प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो
नदी थी भागीरथी नदी। ठीक है, प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्लासी के युद्ध की डेट याद रखनी, डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति, अंग्रेजों का सेनापति है ये देखना, ये सेनापति अंग्रेजों का। प्लासी के युद्ध में गवर्नर नहीं, गवर्नर दूसरा व्यक्ति है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, ये अलग क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन है, ये है रॉबर्ट क्लाइव था। एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ प्लासी का, जिसमें नवाब अपने सेनापति, इसका नाम याद रखना, मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो जाता है। ठीक है, कौन से युद्ध में, आपका प्लासी के युद्ध में। और इस युद्ध में होता क्या है, ये जो आपका है आपका मीर जाफर, इसका एक पुत्र होता है, मीर जाफर के पुत्र का नाम याद रखना, मीरन। ठीक है, और मीरन किसकी हत्या कर देता है, सिराजुद्दौला की हत्या। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी, तो याद रखना मीर जाफर के पुत्र मीरन ने की थी। युद्ध स्थल में इसकी हत्या कर देता है। युद्ध स्थल के बाद मीरन के जो पिताजी हैं मीर जाफर, ये गद्दी पर बैठते हैं। मीर जाफर को क्या बोलते हैं हम, रॉबर्ट क्लाइव का गधा, या बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो रॉबर्ट क्लाइव के ऑर्डर पर ही चलता था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इसके बारे में संज्ञा आती है, कथन आता है, मीर जाफर को क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहते हैं। इसी का बेटा मीरन है जो सिराजुद्दौला को युद्ध स्थल में मार देगा, और सिराजुद्दौला मारा जाता है। और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना एक स्थापित रूप से जीत जाती है और ये अपने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेती है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो अधिकार हुआ कहां पर हुआ है, बंगाल में हुआ है। कौन से युद्ध के बाद, तो याद रखना प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो आगे, देखो पॉइंट कुछ दिए गए हैं, नोट में दिया गया है प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी की लड़ाई मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। इनके नाम पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे, हाँ बिल्कुल सही, इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्लासी कौन सी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे है, हैदराबाद में स्थित है। अब आपको जो गिव अवे वाला क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है, अपना गूगल पे या फोन पे का नंबर देना है। आपको 100 रुपए गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था। ठीक है, सेनापति तो रॉबर्ट क्लाइव था, ये हमें पता है। सही है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपना अगले क्वेश्चन को। वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, क्योंकि पूरी वीडियो देखने का पता चल जाता है। सही, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर, देखो कठपुतली बोलते हैं ना, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम, मीर जाफर के बाद कौन है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, शुरू में एक गधा कहते हैं, लेकिन बाद में कुछ होता है कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव जो भी बंगाल में जो भी डिसीजन लेता था, ठीक है, ये अपना मीर जाफर से कुछ पूछता ही नहीं था। तो मीर जाफर को लगता था कि नवाब तो मैं हूं, आप ऐसे डिसीजन क्यों लेते हो बंगाल में। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हमने आपको शर्तों के आधार पर बनाया। फिर इन दोनों में मतभेद हो जाता है और बाद में रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को गद्दी से हटा देता है और इसके दामाद से कहता है, ठीक है, कि आप गद्दी पे बैठ सकते हो। तो इसका दामाद गद्दी पर बैठ जाता है, नाम क्या है, मीर कासिम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखो मीर कासिम के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो आपको याद रखना है। मीर कासिम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, अब ये तीसरी राजधानी बनी है बंगाल की, मुंगेर, जो कि देखो नोट में दे भी रखी है कि बंगाल के राजधानी का क्रम क्या है, पहली ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। एग्जाम में क्रम के साथ ही पूछी गई है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बंगाल और भारतीय इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, इसके बारे में जो पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है, वो देखने हैं। पहला पॉइंट जो हमारा दिया गया है, आपको याद रखना है,
बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये कहाँ लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध बिहार में लड़ा गया है। नदी कौन सी है आपकी? गंगा। ठीक है, बक्सर कहाँ पर है? बिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बक्सर के युद्ध में देखते हैं। बक्सर के युद्ध जो लड़ा गया था, इसकी डेट याद रखना अगर पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा है? 22 अक्टूबर। क्या है? पूरी डेट याद रखनी है, प्लासी के युद्ध की भी और इसकी भी, क्योंकि अगर पढ़ना है तो ढंग से, वरना पढ़ाई मत करो। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1756, 23 अक्टूबर 1756 याद रखना, 1764, इस तरह से। ठीक है, जब पढ़े तो ढंग से पढ़े, क्योंकि ये जो बड़े बड़े युद्ध है डेट के साथ आते हैं। ठीक है, बक्सर के युद्ध देखते हैं। देखो, ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर जाफर के सहयोगी कौन है? देखो, अवध मतलब लखनऊ के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल जो सम्राट है, जो दिल्ली गद्दी पे बैठते थे, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। अर्थात ये जो बक्सर का युद्ध है, जो बिहार में गंगा नदी के किनारे लड़ा गया है, इसमें एक तरफ तो अंग्रेज है, वो अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अर्थात हमारी तीन बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई, और इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति क्या था? यहां पर भी सेनापति है। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। क्लियर है? तो रॉबर्ट क्लाइव भी और हेक्टर मुनरो भी दोनों युद्ध में, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में, सेनापति के पद पर है, ना कि गवर्नर के पद पर है। और गवर्नर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसी वजह से लूसेंट में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो अपने लिखते हुए चलना। इसमें जो होता है, देखो, जब ये बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद में संधि होती है। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? जब ये आपके अंग्रेज जीत जाते हैं, तो संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद में कितनी संधि हुई? तो याद रखना, इलाहाबाद की 2 संधि हुई। बात कर लेते हैं पहली संधि के बारे में। पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, इस संधि में जो होते हैं, तो याद रखना, अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसके जो खिलाफ थे वो हमारे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद की एक और संधि होती है, ये होगी आपकी 4 दिन बाद, 16 अगस्त 1765 को। ये जो संधि होगी, ये होगी, एक में तो अंग्रेज हो गई रॉबर्ट क्लाइव, और इसके जो खिलाफ होगा व्यक्ति का नाम है अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की कितनी संधि हुई है? 2 संधि हुई है। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये देगा इलाहाबाद की दूसरी संधि किस किस के बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी, जबकि पहली संधि 12 अगस्त रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब ये जो बक्सर का युद्ध है, भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में, तो जो प्लासी का युद्ध था, उसमें अंग्रेजी सेना बंगाल पर अधिकार करती है, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद में पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लेती है, और बक्सर के युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व आरंभ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व भारत में स्थापित हुआ था? तो याद रखना, प्रभुत्व आएगा तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा, जबकि बंगाल पर जो अधिकार करेंगे वो कर लेंगे आपके प्लासी के युद्ध के बाद। सही है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, हमारा जो टॉपिक होगा 40वां टॉपिक हो हमारा अंग्रेज एवं मैसूर, इनके बीच जो भी घटनाएं होंगी उन्हें पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट